क्या आपने कभी किसी देश की सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपने ही देश की जनता पर गोली चलाते हुए उन पर बॉम्ब गिराते हुए देखा है? जी हां, सूडान में ऐसा ही कुछ हो रहा है। सूडान की मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस आपस में भिड़ी हुई हैं और भयंकर खून खराबा हो रहा है। हमारी चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहां पर कई भारतीय निवेशक भी मौजूद हैं और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कई भारतीय सैनिक भी तैनात हैं। नमस्कार दोस्तों, अफ्रीका में स्थित सूडान ऐसे दो दोस्तों की कहानी है जो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। दोनों ही आर्मी के जनरल्स हैं, एक आर्मी का चीफ तो दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेस का चीफ, एक प्रेसिडेंट तो दूसरा उसका डिप्टी प्रेसिडेंट। सूडान की आर्मी के चीफ जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के चीफ मोहम्मद हमदान दगालो हेमडिटी ने साझा सत्ता संभाली थी जब सूडान की मिलिट्री ने 11 अप्रैल 2019 को प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर की सत्ता पलट कर दी। मिलिट्री ने प्रेसिडेंट बशीर की 30 साल के रूल के खिलाफ हो रहे जन आंदोलन का फायदा उठाया और उसको अरेस्ट कर लिया। कू के बाद दोनों जनरल साझा रूप से कंट्री चलाने लगे, जनरल अल बुरहान प्रेसिडेंट के तौर पर और जनरल हमदान दगालो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। आइए सूडान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। सूडान को 1 जनवरी 1956 को यूके और इजिप्ट के कंबाइंड रूल से आजादी मिली थी। आजादी के बाद से सूडान में 19 बार मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट किया जा चुका है। 1958 में मिलिट्री कू करके जनरल इब्राहिम अबाउद प्रेसिडेंट बन गए थे और 1969 में कर्नल गफ्फार निमेरी ने कू करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ सूडान की स्थापना की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट और साउथ के रीजन्स के बीच में 1983 से 2005 तक सूडान में गृह युद्ध चला और 2011 में साउथ सूडान को सूडान से आजादी मिल गई। इस गृह युद्ध यानी सिविल वॉर में 15 लाख लोग मारे गए। साथ ही पश्चिमी प्रांत दारफुर में हिंसा से 2 लाख लोग मारे गए। दारफुर रीजन हमेशा रेशियल और एथनिक तनाव में रहा है। यहां जमीन और पानी को लेकर भी हिंसा होती रही है। दारफुर में गवर्नमेंट द्वारा नॉन अरब पॉपुलेशन के ऑपरेशन के खिलाफ फरवरी 2000 में सूडान लिबरेशन मूवमेंट SLM और जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट यानी कि JEM रिबेल ग्रुप्स ने अभियान छेड़ दिया। गवर्नमेंट ने इसे कुचलने के लिए एथनिक क्लेंजिंग का सहारा लिया और दारफुर में नॉन अरब्स का कत्ले आम शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर को दारफुर में वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मिलिट्री को अपने खिलाफ बगावत करने से रोकने के लिए प्रेसिडेंट अल बशीर ने 2017 में एक नया कानून बनाया और आरएसएफ को एक इंडिपेंडेंट फोर्स का दर्जा दे दिया और साथ में उसने जनरल हेमडिटी को दारफुर में कई गोल्ड माइंस भी गिफ्ट कर दी। दिसंबर 2018 में अल बशीर के रूल के खिलाफ एक जन आंदोलन उमड़ पड़ा। 8 महीने तक चले इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अल बशीर ने बड़ी बेरहमी से कुचला। प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर 1989 में सत्ता में तब आया था जब इसने ब्रिगेडियर जनरल के पद पर रहते हुए कू करी थी और प्राइम मिनिस्टर सादिक अल मेहदी की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया था। 11 अप्रैल 2019 में सूडान की मिलिट्री ने एक बार फिर बगावत कर दी और प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर के 3 दशकों के शासन को खत्म कर दिया। एक ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल का गठन किया गया। जनरल अब्देल अल बुरहान इसका चेयरमैन बन गया
और 2021 में इन्होंने अपने को सूडान का इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। जनरल हमदान दगालो हमदती जो 2019 में ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल टीएमसी का डिप्टी हेड था, 2021 में जनरल बुरहान का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अप्रैल 2019 में सत्ता से बेदखल किए गए प्रेसिडेंट उमर अल बसर को खार्तूम में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सिविल रूल को बहाल करने के लिए जन आंदोलन जारी रहा। जून 2019 में ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल टीएमसी की फोर्सेस, जिसमें एसएएफ यानी कि सूडान आर्म फोर्सेस और आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स दोनों शामिल थीं, ने खार्तूम में कत्ले आम कर डाला, जिसमें कई सौ सिविल प्रोटेस्टर्स मारे गए और कई महिलाओं का रेप कर दिया गया। अगस्त 2019 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रेशर और अफ्रीकन यूनियन और इथियोपिया के मेडिएशन करने पर मिलिट्री जुंटा एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला पर एग्री हुई, जिसके अंतर्गत एक इंटरिम जॉइंट सिविलियन मिलिट्री यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसका नेतृत्व एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हैमडॉक के हाथ दिया गया और बताया गया कि 2023 तक इलेक्शंस करा लिए जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह अक्टूबर 2021 को मिलिट्री ने फिर सत्ता हड़प ली। इस कू को लीड किया था एसएएफ चीफ जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान ने और आरएसएफ चीफ जनरल मोहम्मद हमादान दगालो हमदती ने। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन दो दोस्तों के बीच की दरार और आपसी झगड़ों पर और गहराई में रोशनी डालें, मैं आपको सूडान के बारे में और डिटेल में कुछ बताना चाहूंगा, खासकर इसके भारत के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शंस के बारे में। भारत और सूडान के बीच प्राचीन काल से हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन और नियोलिथिक सिविलाइजेशन के बीच मेसोपोटामिया के जरिए और बाद में भारत और न्यूबन किंगडम का रेड सी के जरिए व्यापार होता था। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सूडान की यात्रा करी थी। सूडानीज ग्रेजुएट कांग्रेस, जिसने सूडान में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी से बहुत प्रभावित थी। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने सूडान की आजादी के बाद में पहला जनरल इलेक्शन करवाया था। सूडान में तकरीबन 3,400 भारतीय हैं और 1,000 भारत मूल के लोग रहते हैं। भारत का यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सूडान में 2 इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप्स, 1 इंजीनियर कंपनी, 1 सिग्नल कंपनी और लेवल 2 हॉस्पिटल डिप्लॉयड है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में सूडान ब्लॉक एक परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कैडेट्स और स्टाफ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह बिल्डिंग सूडान कंट्री के नाम पर है, जिसने इसके निर्माण के लिए धनराशि भारत सरकार को दी थी। यह तोहफा सूडान ने उन भारतीयों की याद में दिया था जिन्होंने सूडान की रक्षा में वर्ल्ड वॉर II में पार्टिसिपेट किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सूडान ब्लॉक की आधारशिला 6 अक्टूबर 1949 को रखी थी, जो 1954-55 में बनकर तैयार हो गया था। 2024 में सूडान की पॉपुलेशन 5 करोड़ थी। सूडान, जिसकी कैपिटल खार्तूम है, का क्षेत्रफल लगभग 18.86 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह अफ्रीका का तीसरा बड़ा देश है। इसकी 97% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम और 3% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। सूडान की इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर और ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। इसके अलावा माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। दशकों के लगातार गृह युद्ध और मिलिट्री रूल के कारण सूडान की अधिकांश जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। सूडान में कई गोल्ड माइंस हैं। मुख्य तौर पर 2 मेन हैं। हसाई गोल्ड माइन, जो कि 31 मील नॉर्थ ईस्ट है खार्तूम के। दूसरी है सोंगो माइंस, जो दारफुर रीजन में लोकेटेड है। सूडान की आर्मी की संख्या है 3 लाख सोल्जर्स और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के जो पैरामिलिट्री हैं उसकी संख्या तकरीबन 1 लाख है।
15 अप्रैल 2023 को रमजान के दौरान सूडान की मिलिट्री गवर्नमेंट के दोनों ही फैक्शंस यानी कि एसएएफ और आरएसएफ के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। 16 नवंबर 2024 तक तकरीबन 61,000 लोग अकेले खार्तूम में मारे जा चुके हैं। 5 फरवरी 2025 तक 88 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं और 35 लाख लोग सूडान छोड़कर भाग चुके हैं और रेफ्यूजी बन चुके हैं। आरएसएफ ने गवर्नमेंट साइट्स पर हमला करके लड़ाई की शुरुआत करी। खार्तूम और ओमडर्मन शहरों में दोनों गुटों के बीच भीषण युद्ध देखने को मिला। मिलिट्री रूलर अल बरहान ने सत्ता खार्तूम से पोर्ट सूडान में शिफ्ट कर ली। आरएसएफ चीफ ने खार्तूम के अधिकांश सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया। पूरे सूडान में एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी फायर देखने को मिला। आरएसएफ द्वारा विद्रोह का कारण यह था कि मिलिट्री रूलर अल बरहान चाहते थे कि 2 साल के अंदर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिविल गवर्नमेंट बनाई जाए और आरएसएफ को मिलिट्री में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन आरएसएफ चीफ जनरल हेमडटी को यह प्रपोजल मंजूर नहीं था, क्योंकि उसको डर था कि आरएसएफ का आर्मी में मर्जर से उसकी सारी पावर चली जाएगी और उसका सारा पैसा डूब जाएगा। उसने ये प्रपोजल दिया कि मौजूदा इंतजाम को और 10 साल तक आगे बढ़ा दिया जाए। यूएई एक तरफ से आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आरएसएफ के कब्जे में सारी गोल्ड माइंस हैं। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट सूडानी मिलिट्री फोर्सेस एसएमएफ को सपोर्ट कर रहा है। अक्टूबर 2023 में लड़ाई का झुकाव आरएसएफ की तरफ हो गया जब उसने दारफुर में आर्मी फोर्सेस को हरा दिया और खार्तूम, कर्दोफान और गजेरिया स्टेट में भी बढ़त हासिल कर ली। फरवरी 2024 से एसएएफ ने ओम्बड्समैन और सिन्नर स्टेट में भी काफी बढ़त हासिल कर ली है। 18 फरवरी 2025 को अल कदारिस और अल खिलावत गांवों में भी आरएसएफ ने 3 दिनों से 200 से ज्यादा अनार्म्ड सिविलियन की हत्या कर दी। सूडान में एसएमएफ और आरएसएफ के बीच हो रहे इस युद्ध में आरएसएफ ही गलत प्रतीत हो रही है, क्योंकि जनरल हेमडटी के गोल्ड माइंस और पावर के लालच में वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को आर्मी में मर्ज नहीं होने दे रहा है। सूडान की गोल्ड माइंस के एक्सपोर्ट से कुछ चंद लोगों को ही जो सत्ता में बैठे हुए फायदा हो रहा है और आम जनता गरीबी लाइन से नीचे भूखमरी में मर रही है।